और हाई कोर्ट में भी अदालत ये कह रही है कि हाँ जी एतमाद का वोट तो लेना चाहिए, वो तो ज़रूरी होता है। लेकिन असल जो कानूनी नुक्ता था वो ये कि क्या गवर्नर ने जो ये नोटिफिकेशन निकाली वो सेटिस्फाई हो गया था, क्या ये आइन और कानून के मुताबिक है? पाकिस्तान बार काउंसिल का ट्रिब्यूनल होता है जो फैसला करता है अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मामले में मामला असल अब आ गया है कि क्या बुनियादी तौर पे 186 वोट दिखाने जरूरी है अपोजिशन को कि जरूरी है चीफ मिनिस्टर को। अब अगर अपोजिशन मूव करे अदम एतमाद की तहरीक तो वो इसका माने हुए कि अपोजिशन को 186 वोट दिखाने पड़ते हैं। अदालतों को तो फिर इस कानूनी नुक्ते पर बात करनी चाहिए ना। ये जो पंचायती किरदार है ये तो मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए तो ये तो एक रुकावट है। ये अप्रोच जब भी पंचायती फैसले हुए इस तरह कई दफा हुए और वो अक्सर उनका वो अपील में या हाई कोर्ट ने किए तो अपील में सेट असाइड हो गए या सुप्रीम कोर्ट ने किए तो उनका दोनों फरीकैन को और बिल आखिर अदालत को भी नुकसान ही हुआ है। लोग ये सवाल करते हैं कि ये कहाँ रुकेगा जाके। क्या किसी को इस बात का एहसास नहीं है कि ये मुल्क किस सिमत जा रहा है और आगे जाके गरीब आदमी की जिंदगी और तंग होगी? ये 70-75 साल से तो यही खेल खेल रहे हैं। इन्होंने कयूम खान को फुड्डे लाइन लगाया, हुसैन शहीद सोहरवर्दी को लगाया, फातिमा जिन्ना को रोका, रास्ता रास्ता रोका, मुजीबुर रहमान और भुट्टो के साथ तो फिर जो हाल हुआ, पहले तो उसे इक़्तिदार दिया लेकिन बाद में जो हाल किया उसका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। पाकिस्तान की सियासत और ख़ास तौर पर पंजाब में जो इस वक्त कानूनी जंग है वो हमारा आज का मौजू है। दीगर मामलात भी शामिल होंगे लेकिन ख़ुसूसी तौर पर आज हमें ज्वाइन किया है चौधरी एतजाज़ एहसन साहब ने। मारूफ कानूनदान है, सियासतदान है। उनसे जानेंगे कि ये जो कार्रवाई असम्बली की है सियासी मामला है, सियासतदानों को तय कर लेना चाहिए था लेकिन अदालत की तरफ चले गए हैं और अदालत के जो आज के रिमार्क्स हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि अदालत कन्विंस होती हुई नज़र आ रही है कि एतमाद के वोट की ज़रूरत है। जबकि स्पीकर की ये रूलिंग है कि गैर आइनी थी जो नोटिफिकेशन निकाली गवर्नर साहब ने अदम एतमाद के वोट के लिए, क्योंकि एक तो सेशन चल रहा था, दूसरा सेशन नहीं बुलाया जा सकता और दूसरा जो आइन है वो ये कहता है कि एक रीज़नेबल ग्राउंड होनी चाहिए एतमाद का वोट लेने के लिए। और उसमें वर्ड जो आर्टिकल 130 उसकी सब क्लॉज 7 है उसमें ये वर्ड है कि गवर्नर शैल नॉट एक्सरसाइज हिज पावर अंडर दिस क्लॉज अनलेस ही इज सेटिस्फाइड। तो नुक्ता अदालत के सामने जो उठाया है चौधरी परवेज़ इलाही के वकील ने कि गवर्नर साहब का जो उनका जो एविडेंस उनके पास ऐसा नहीं था कोई जिसमें वो ये सेटिस्फाई होते कि जी पंजाब में एतमाद का वोट अब वज़ीर आला के पास नहीं है। लीगल मामला है। एतजाज़ साहब से पूछते हैं इस हवाले से। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला, हमें आपने ज्वाइन किया, सो नाइस ऑफ़ यू। सवाल मेरा ये है कि इससे पहले भी हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा गया परवेज़ इलाही साहब का, हमज़ा शहबाज का, तो वहाँ पर भी दोनों पार्टियों को मिल के जी बात कर लें। जो कानूनी नुक्ता है उस पर कुछ ज़्यादा फोकस इतना नहीं था। बहरहाल फैसला तो कानून के मुताबिक ही हुआ था। अब यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में भी अदालत ये कह रही है कि हाँ जी एतमाद का वोट तो लेना चाहिए, वो तो ज़रूरी होता है। लेकिन असल जो कानूनी नुक्ता था वो ये कि क्या गवर्नर ने जो ये नोटिफिकेशन निकाली ये वो सेटिस्फाई हो गया था, क्या ये आइन और कानून के मुताबिक है? ये भी तो एक बड़ा अहम नुक्ता है। या हमारी जो आला अदालतें भी अब एक पंचायत की तरह काम करेंगी? चौधरी साहब ये इस पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ एक आध मरतबा वैसे पर इसी खास सवाल पे, पर मैं एक आपको बात याद कराता जाऊँ। दिलचस्पी की बात है कि जो बहुत बड़ा मुकदमा फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस और सदर चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और सदर एंड आर्मी चीफ मुशर्रफ के दरमियान सुना, उससे पहले एक मुकदमा हो चुका था
और वो सारा जो इशू बना इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का, वो शुरू किससे हुआ कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की इलेक्शन से, और उसकी वो करवाने होते हैं अटॉर्नी जनरल ने और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ये पाकिस्तान बार काउंसिल है। पाकिस्तान बार काउंसिल का ट्राइब्यूनल होता है जो फैसला करता है अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के फैसले के मामले में। तो यहाँ डिस्प्यूट हो गई। राजा अकरवाज थे, एक उम्मीदवार कराची की सीट थी सिंध की, और दूसरे थे मुनीर मलिक। मुनीर मलिक साहब को हाई कोर्ट ने उनके वो जीते हुए थे। मलिक कयूम साहब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। मुनीर मलिक साहब जीते हुए थे, पर हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। साकिब निसार साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में थे, और इस पे बहस अब वो सुप्रीम कोर्ट में आ गया उस स्टे के खिलाफ। दोनों वकला में बहस होनी शुरू हुई। वो शेख अकरम साहब ने बहस की राजा अकरवाज साहब की तरफ से, और हफीज पीरजादा मरहूम ने बहस की मुनीर मलिक से, और बड़ी पेचेदार बहस होती गई कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने बरसना शुरू कर दिया कि आप आपस में सुलह करें, इसमें एक हम ये आपका मफामती ऑर्डर पास करेंगे आप दोनों के दरमियान। आप दोनों माने एक फोरम लें, या पाकिस्तान बार काउंसिल का या लाहौर हाई कोर्ट का। लाहौर हाई कोर्ट के चाहते थे राजा अकरवाज साहब और शेख अकरम साहब और मुनीर मलिक साहब की ख्वाहिश थी कि वो चाहे पाकिस्तान बार काउंसिल के पास। तो बहरहाल बड़ी उन्होंने इंटरवीन किया, और वो यही आप जिस तरह कह रहे हैं मसालती एक फैसला करा दिया कि लाहौर हाई कोर्ट के पास जाएगा। जब उन्होंने ये बहस कर ली, वो ऑर्डर लिखाने लगे, तो मैं खड़ा हो गया। तो वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने कहा जी आपका क्या इसमें किरदार है। मैंने कहा जी मैं एक वकील हूँ ये पाकिस्तान बार काउंसिल का। तो कहने लगे पाकिस्तान बार काउंसिल का क्या किरदार है। मैंने कहा उसी की तो इख्तियार है, लाहौर हाई कोर्ट का तो इख्तियार नहीं है, इख्तियार तो हमारा है, हमारा ट्राइब्यूनल फैसला करेगा। आप चौधरी साहब समझे ये तो स्क्रिप्ट के खिलाफ जा रहा है केस। तो उन्होंने कहा कि तो आपका क्या इसमें बात क्यों हम सुने, मियाँ बीवी राजी, दोनों कैंडिडेट्स राजी, तो हमें इस पे आपको सुनने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा जी मैं भी अड़ गया। मैंने कहा जी मेरे बगैर आप एक जो ये कोई और सुन ही नहीं सकता, आप भी नहीं सुन सकते, और लाहौर हाई कोर्ट भी नहीं सुन सकता। ये एक्सक्लूसिव मेरा यानी पाकिस्तान बार काउंसिल के ट्राइब्यूनल का फैसला है, का हक है, इख्तियार है। बड़ी इस पे बड़ा झगड़ा होता रहा, जजेस विड्रॉ कर गए, 11 जजेस बैठे थे। फिर 5 बजे शाम के वापस आए, फिर वो मान गया मेरी बात कि आप बहस कर सकते हैं। मैंने बहस की तो फैसला मुनीर मलिक के हक में हो गया। मैंने कहा जी हमारा इख्तियार है और किसी का इख्तियार ही नहीं है, ये स्टैट्यूटरी राइट है। रिट तो वहाँ लाई करती है जहाँ अदर रेमेडी ना हो, यहाँ अदर रेमेडी है। ये लाहौर हाई कोर्ट, ये पाकिस्तान बार काउंसिल ही फैसला करेगा। वो जो मियाँ बीवी राजी वाला मामला था वो खत्म हो गया। मुनीर मलिक साहब को डिक्लेयर कर दिया ट्राइब्यूनल ने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सदर। और मुनीर मलिक चूंकि उस दिन सदर थे, उसकी वजह से इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को जब माजूल किया ओहदे से, इफ्तिखार मुशर्रफ ने, तो मुनीर मलिक और मैं, हम दो लोग थे जिन्होंने स्टैंड ले लिया उसके खिलाफ। और मुनीर मलिक उस दिन सदर ना होते तो शायद ये सारा मामला ये ना होता। तो ये जो मफामती कराते हैं फैसले, अदालतें कराती हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कराता है, अक्सर यही कराते हैं, पर बाई कंसेंट ऑफ पार्टीज ये फार्मूला हो गया हो। और जिस तरह अभी हुआ है कि वो डिसॉल्व नहीं करेगा असेंबली, और परवेज इलाही असेंबली डिसॉल्व करने की एडवाइस नहीं देगा, और गवर्नर का ऑर्डर जो है वो उस पर एक्शन नहीं होगा। ये अभी तक तो इसी तरह मुफामती पे चले हुए ना। ये मुफामती उस बहुत बड़े केस में भी जिसको फुल कोर्ट ने भी फैसला किया था, उसके भी आगाज में यही हुआ था, मफामत एक स्टेज। लेकिन अच्छा, अब ये बात यह है कि ये मफामत की बात नहीं है, बात कानून की है। भाई साहब ये मैं आपको पहले तो अर्ज कर दूं,
मुफाहमत कानून के बरक्स नहीं हो सकती। अब ये अगर ये तय हुआ फार्मूला अदालत की जानिब से कि परवेज इलाही डिसॉल्व नहीं करेगा असेंबली, या परवेज इलाही ने खुद अंडरटेकिंग दे दी, वरना ये अदालत अगर परवेज इलाही चाहे भी अपने इख्तियारात को छोड़ने पे तो वो नहीं छोड़ सकता। आईनी इख्तियारात जो उनसे दस्तबरदार कोई नहीं हो सकता। अगर परवेज इलाही चाहे कि वो आईनी इख्तियारात से दस्तबरदार, वो आइन के तहत वो आज भी असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन अब वो उसको अदालत शायद ना माने कोई, तो हम आखिरी लफ्ज तो अदालत का ही होता है। अब रही बात इस वक्त सूरत हाल क्या है, सूरत हाल जो मुझे नजर आती है, और ये आइन की बाबत बात है कि पहली बात तो ये है कि जो परवेज इलाही हैं अब वो पाबंद हो गए हैं अपने कॉल के, लेकिन अपने कॉल के तहत भी अपने इख्तियारात से, आईनी इख्तियारात से दस्तबरदार नहीं हो सकते। पर मैं उनको ये मशवरा ना दूं, अगर कोई मशवरा दे कानून की तो ये तशरीह ना करूं कि इस वक्त ये वो इसरार करें और असेंबली को डिसॉल्व करें, वो नहीं करें, क्योंकि वो करेगा तो वो अदालतें स्टे कर देंगी। रही बात जो मामला असल अब आ गया है, वो ये आया है कि जो गवर्नर के क्या बेबुनियादी तौर पे 186 वोट दिखाने जरूरी हैं ऑपोजिशन को, कि जरूरी है चीफ मिनिस्टर को। अब अगर ऑपोजिशन मूव करे अदम एतमाद की तहरीक, तो वो इसका माने हुए कि ऑपोजिशन को 186 वोट दिखाने पड़ते हैं, ये हमजा शरीफ को दिखाने पड़ते हैं 186 वोट। अगर वो ना ऑपोजिशन ना करे और सदर के गवर्नर के पास इख्तियार हो, गवर्नर अपना इख्तियार, आईनी इख्तियार इस्तेमाल करके चीफ मिनिस्टर से कहे कि आप मेजॉरिटी दिखाओ, तो फिर चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही को 186 वोट दिखाने पड़ते। अब यहाँ सूरत हाल ये है कि ऑपोजिशन ने तो मूव की एक ये अदम एतमाद की तहरीक, अब वो उसको वापस ले बैठे। फिर उन्होंने स्पीकर के खिलाफ तहरीक मूव की, वो भी वापस ले बैठे। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी मूव की, वो भी वापस ले बैठे। अब तीनों तहरीकें जिसमें मेजॉरिटी दिखाना लाजिम थी, उस दिन वो तो वापस ले बैठे हैं। अब तीसरी चौथी बात यह है कि आज भी अक्सरियत, जहाँ तक सादा अक्सरियत का ताल्लुक है, वो गवर्नमेंट ने आज या कल 8-10 बिल पास करके दिखा दी है कि पंजाब की जो गवर्नमेंट है इतनी अक्सरियत अमूमी तौर पे है कि वो बिजनेस ऑफ द हाउस चला सकती है। अब परवेज इलाही के खिलाफ इस वक्त कोई अदम एतमाद की तहरीक भी नहीं है, और स्पीकर और उसके खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक थी वो वापस ले बैठा है स्पीकर, वो गवर्नमेंट ऑपोजिशन वापस ले बैठी है, और ऑपोजिशन कोई बिल भी पास कर चुकी है। अब इस पे क्या इख्तियार है या क्या रीजन है, क्या दलील है गवर्नर साहब के पास, जो एक बड़े शाइस्ता आदमी है, कि उनके पास क्या दलील है कि वो कहें कि जी परवेज इलाही के पास मेजॉरिटी नहीं है। इस पे हम अगर रजू करें, अगर देखें, तो नवाज शरीफ का अपना केस है। नवाज शरीफ का अपना केस जो बड़ा मशहूर, सबसे पहले पार्लियामेंट्री केस फैसला हुआ, डॉक्टर नसीम हसन शाह चीफ जस्टिस थे 1993 में। 1993 में 12 जजों ने का बेंच था, नवाज शरीफ के हक में उसने फैसला दिया, और नवाज शरीफ की असेंबली जिसको का और हुकूमत जिसको गुलाम इसहाक खान सदर ने डिसॉल्व किया था 18 अप्रैल 1993 को, उसको 26 मई 1993 को 6 हफ्ते के अंदर अंदर हियरिंग करके सुप्रीम कोर्ट ने इस वजह से बहाल किया कि हालांकि आर्टिकल 52B जो उस वक्त था, 58(2)B जो उस वक्त आर्टिकल 58(2)B था, वो ये एक्सप्रेसली कहता था कि प्राइम सदर अपने स्वाबदीदी इख्तियार के तौर पे, इन हिज डिस्क्रेशन, में डिसॉल्व दी असेंबली, यानी अपने स्वाबदीदी इख्तियार में, कोई रीजनेबल ग्राउंड में नहीं था,
कोई सेटिस्फैक्शन नहीं थी, बट इन हिज डिस्क्रेशन में डिसॉल्व द असेंबली। ये उसमें इन हिज डिस्क्रेशन को डिफाइन भी किया गया था कि आर्टिकल 48 के तहत के इसका मतलब है कि सदर के इस फैसले को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था, ना कोई अदालत, ना कोई काबीना, ना कोई प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर और असेंबली को आउट करने के लिए ये काफी था कि सदर ने फैसला कर लिया कि इनको फारिग होना चाहिए। तो गुलाम इसाक खान ने इस शिक को इस्तेमाल करते हुए इन इस डिस्क्रेशन के वर्ड को जो अब निकाल दिए गए 18वीं तरमीम के तहत, ये 18वीं तरमीम के उससे पहले का वक्त है, तो उन्होंने डिसमिस कर दिया गवर्नमेंट को। डॉक्टर नसीम हसन शाह की असेंबली ने की अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस है डॉक्टर नसीम हसन शाह, इन्होंने 6 हफ्ते के अंदर अंदर उस असेंबली को रिस्टोर किया और कहा कि ये सदर के को फिर भी रीजनेबल ग्राउंड देने जरूरी है, क्योंकि रीजनेबल ग्राउंड होना हर फैसले के लिए जरूरी है। हर फैसले के जो फैसला भी कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी करती है, यहाँ तक कि सदर इन डिस्कशन के मामले में भी। तो ये इस वक्त तक मैं समझता हूँ गवर्नर साहब के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो जो चाहें बगैर किसी वजह के बस कहें कि जी आप 186 वोट दें, और इस वजह से क्योंकि एक वजीर आपका रिजाइन कर गया, अब वो वजीर वजारत से रिजाइन किया होगा पर उसने पार्टी से तो नहीं, उसने वोट अगर पार्टी को देना है तो ये कि आपके और आपके इत्तेहादियों में कुछ इख्तिलाफात हैं, इत्तेहादियों में इख्तिलाफात भी होते हैं, फिर भी वो एक दूसरे के साथ बैठे रहते हैं, और कई मामलों पे और वफाक में भी इख्तिलाफात होंगे और है, और यहाँ सूबे में भी है। तो ये मेरे ख्याल में गवर्नर साहब का जो स्पीकर की रूलिंग है उसका वो दुरुस्त है कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है। इसके लिए खुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वर्सेस द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये अगर 1993 की PLD में आप देखें आपको ये फैसला मिल जाएगा, उसमें आपको ये नजर आ जाएगा कि ये सूरत हाल है। जी अच्छा चौधरी साहब, आपने ऐसी तफसील यानी आपने बयान की है, मैं कि यकीन करें कोई सवाल की ज़रूरत ही नहीं थी, आपने पूरा मजमून इस तरह से बना दिया। तो आखिर में मेरा एक सवाल यही है, तो अदालतों को तो फिर इस कानूनी नुक्ते पर बात करनी चाहिए ना। ये जो पंचायती किरदार है, ये तो मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए तो ये तो एक रुकावट है, ये अप्रोच। अब सूरत हाल ये है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मैं नहीं समझता हूँ पंचायती फैसले होने चाहिए। मैं तो आपको एक बड़ी मिसाल दी है, और मुझे 50 साल हो गए हैं वकालत करते हुए। जब भी पंचायती फैसले हुए हैं इस तरह कई दफा हुए हैं, और वो अक्सर उनका वो अपील में या हाई कोर्ट ने किए तो अपील में सेट असाइड हो गए, या सुप्रीम कोर्ट ने किए तो उनका दोनों फ्रीकैन को और बिल आखिर अदालत को भी नुकसान ही हुआ है कि वो फैसलों पे कोई अमल दरामद नहीं होता और वो फिर यही कहना पड़ता रहा अदालत को कि हमने वो किया था, बाई कंसेंट किया था, इसलिए गलत फैसला भी हुआ है तो पार्टी ने कंसेंट की वजह से हमने कर दिया। पर कई दफा अदालत खुद कंसेंट के लिए दबाव डालती है, जिस तरह चौधरी साहब ने मुनीर मलिक और राजा अकरवाज साहब के फैसले में किया, और फिर वो बाद में देखते हैं कि इसका तो बिल्कुल उल्टा ही असर हुआ। अच्छा, अब क्या हो सकता है इस वक्त? आखिरकार एक तरफ एक वजीर आला बैठा है जो समझता है अपने आप को वजीर आला, दूसरी तरफ अपोजिशन बैठी है जो समझती है कि ये वजीर आला ही नहीं रहा क्योंकि इसने वो वोट नहीं लिया जो गवर्नर साहब ने इनको डायरेक्टिव दिया था कि आप वोट लें और अपने 186 मेंबर साबित करें। वो इन्होंने किया नहीं है, और अगर नहीं किया तो वो एम्फसिस देते हैं कि जी ऑपोजिशन देती है कि he shall cease to exist, he shall cease to be the chief minister। वो है he shall cease to be the chief minister। अगर आपने 133/7 पढ़ी है अभी आपने, उसके में एक हाथ पे आप रुक गए, उसके आगे देखें तो ये लिखा होगा रीजन के अलावा जो है
कि इन ए सेशन यस इन विच केस ही शैल समन द प्रोविंशियल असेंबली, यानी सेशन बुलाना उसको पड़ेगा। तो अभी ये भी आप सही कह रहे हैं, डिबेट है कि चलते हुए सेशन में कैसे लिया जा सकता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। अच्छा, वोट कैसे लिया जा सकता है। दूसरी ये बात यह है कि वो सेशन तो बुलाया ही नहीं, और अगर सेशन बुलाया हो तो फिर स्पीकर की, अब ये स्पीकर को क्यों नसात निकालना चाहते थे और डिप्टी स्पीकर को इसलिए चाहते थे कि स्पीकर की स्वाबदीद है वो कौन से आइटम को पहले ले, कौन से आइटम को बाद में ले, और कौन से आइटम को किस दिन ले, वो तो उसको रीजनेबल टाइम कितना देना है वो स्पीकर की इख्तियार में है। तो फिर आप स्पीकर के इख्तियार में चले जाते हैं। वहाँ भी वो अगर आप देखें तो आर्टिकल 69 में है कि स्पीकर की रूलिंग, गालबन 69 ही है, स्पीकर की रूलिंग इंटरनल रूलिंग अफेयर्स ऑफ द पार्लियामेंट है, और ये फाइनल को किसी कोई जगह चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये सूरत हाल है। अब वो चैलेंज करना उसको भी मुश्किल है, पर वो अभी तो स्पीकर की रूलिंग नहीं आई, पर इन्होंने वापस दिया स्पीकर का के खिलाफ मोशन, क्योंकि वो समझते थे कि अगर ये स्पीकर भी रह गया तो फिर हमारे लिए और ज्यादा मोशन मूव हुआ और हम पूरे 186 थे न कर सके, तो फिर रह गया तो फिर हमें दुश्वारी होगी। ठीक है चौधरी साहब, बहुत बहुत बड़ी तफसील से आपने ये सारी गुफ्तगू कर दी है, और जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आपने हवाला दिया नवाज शरीफ केस का, उसमें बिल्कुल ये तय है कि जो डिस्क्रिशन है वो भी उसके लिए भी रीज़नेबल ग्राउंड्स का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ये ओपन एंड शट केस है, लेकिन हमारी अदालतें क्योंकि पंचायती अंदाज में चीज़ों को हल कर रही हैं, तो लेट्स सी कि इसको क्या होता है। लेकिन पंचायती अंदाज में चीज़ों को हल करना एट हायर लेवल, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के लेवल पे, तो इससे जो आइन और कानून की बालादस्ती है, मेरा अपना ख्याल है कि वो इससे यकीनन मुतासर होती है। एक छोटा सा वक्फा नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। अदनान आदिल मारूफ तज्ज़िया निगार हमारे साथ हैं और सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। कराची की भी सूरत हाल है, पंजाब की भी सूरत हाल है। अदनान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। एक सवाल जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि बिल्कुल एक क्लियर डिवाइड हमें नज़र आ रही है। पूरी अवाम, अक्सरियत इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, इंतखाबात चाहते हैं, स्टेटस को का खात्मा चाहते हैं। 13 जमातें एक जगह पर हैं, एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है। नेशनल मीडिया का एक 80% हिस्सा उन्हीं को प्रमोट कर रहा है। आज आपने देखा सारा दिन कराची में MQM के वो लोग जो अपनी बल्दियाती इंतखाबात में अपने UC की सीटें भी नहीं जीत सकते, मीडिया उनकी तकारीर को दिखा रहा था और एक पूरा इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है। लोग ये सवाल करते हैं कि ये कहाँ रुकेगा जाके, क्या किसी को इस बात का एहसास नहीं है कि ये मुल्क किस सिमत जा रहा है और आगे जाके गरीब आदमी की ज़िंदगी और तंग होगी। आपको लगता है कि ये जो मसनूई अंदाज में एक गवर्नमेंट को मुसल्लत किया गया और एस्टेब्लिशमेंट इज़ ऑल आउट टू सपोर्ट दैट, थिंग्स विल बी वर्किंग राइट? नहीं, मेरा ख्याल, क्योंकि ये 70-75 साल से तो यही खेल खेल रहे हैं। इन्होंने कयूम खान को फुड्डे लाइन लगाया, हुसैन शहीद सोहरवर्दी को लगाया, फातिमा जिन्ना को रोका, रास्ता रास्ता रोका, मुजीबुर रहमान और भुट्टो के साथ तो फिर जो हाल हुआ, पहले तो उसे इक़्तिदार दिया, लेकिन बाद में जो हाल किया उसका, फिर बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ कौमी इत्तेहाद बन गया था और इस्टेब्लिशमेंट कौमी इत्तेहाद के साथ थी। बेनज़ीर भुट्टो जो हैं उनके खिलाफ IGI बनवाया गया। खुद हमीद गुल जो ISI के चीफ थे वो कहते थे मैंने बनवाया, और वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया। असगर खान केस बड़ा मशहूर है उस सिलसिले में। तो ये तो इनका पुराना मशगला है और अब भी वो वही कर रहे हैं इमरान खान के साथ। एक तरफ पूरी आवाम जो है इमरान खान के पीछे है। अब भी जो लेटेस्ट सर्वे आया है IRIS का, 56% आवाम ने इमरान खान को सपोर्ट किया है और सिर्फ 19% ने नवाज शरीफ को किया है। 70% से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि फौरी इंतखाबात हो।
लेकिन पाकिस्तान में अवाम जो है उनको मैनेज किया जाता है, मीडिया के जरिए मैनेज किया जाता है, रियासती ताकत के जरिए मैनेज किया जाता है। इस बार भी यही कोशिश हो रही है। आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में किस तरह धड़ाधड़ लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, JUI ज्वाइन कर रहे हैं। वहाँ पे जो मुकामी सियासतदान हैं उनकी अहमियत ज़्यादा है पार्टी से, तो उनके ऊपर असर व रसूख इस्तेमाल करके उन्हें मखसूस पार्टियों में भेजा जा रहा है। इसी तरह कराची में MQM के धड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है। ये वो धड़े हैं जिनकी जो मिलिटेंसी थी और जिनका जो वायलेंट एक्टिविटीज़ थी, टारगेट किलिंग थी और भत्ताखोरी थी, उसको कुचलने के लिए पुलिस वालों ने शहादतें दी, रेंजर्स ने कुर्बानियाँ दी। अब उन्हीं को इकट्ठा भी किया जा रहा है। पंजाब में परवेज़ इलाही की हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें तो चलेंगी, और जब तक अवाम बहुत ज़्यादा एक लंबा एजिटेशन नहीं करते सड़कों पे, यही कुछ होता रहेगा। अभी तक अवाम पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन अवाम ने कभी कोई सस्टेन्ड लॉन्ग एजिटेशन नहीं किया जिससे हुकूमत पे या सरकारी इदारों पे इतना प्रेशर पड़ सके कि वो अवाम की मंशा और मर्जी के मुताबिक जो है ख़ुद को ढालें। इसलिए मेरा तो ख्याल यही है कि जो कर रहे हैं उसी को काम को जारी रखें। अच्छा अदनान साहब, ये अभी आप जो बात कर रहे थे, आपने असगर खान केस का हवाला भी दिया। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए, सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हुई, फिर और बहुत सारे बीच में मामलात हैं। जिन लोगों ने भी ये सब कुछ किया, मसलन याह्या खान ने इक़्तिदार नहीं दिया शेख मुजीब को जब वो इलेक्शन जीत चुके थे, जब आप एक बड़ी पॉपुलर पार्टी को, और भी बड़े मुहर्रिकात थे, साजिशें थीं, लेकिन सारे का सारा जो मलबा है वो बैरूनी साजिश पर तो नहीं थोपा जा सकता। इंटरनली जो करना चाहिए था वो नहीं किया गया। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, उनको सियासी तौर पर ख़त्म करने के लिए वो एक अफरीत MQM की सूरत में सामने आया। ये बहुत कुछ होता रहा। फिर मुशर्रफ साहब ने एक बड़ा फ़ैसला ले लिया, अमेरिका के साथ चले गए उस दहशतगर्दी की जंग में, और कितने हज़ारों पाकिस्तानी जो हैं वो उनकी जानें गईं और बिलियंस ऑफ डॉलर का हमें नुकसान हुआ। कभी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई आज तक, बल्कि ताकतवर लोगों के अगर किसी रिटायर्ड आदमी को भी किसी केस में अगर बुलाया जाता है तो वो सारी की सारी एस्टेब्लिशमेंट आ जाती है उसको बचाने के लिए। तो ये एक वजह हो सकती है, लोग बददिल हैं कि जो लोग इसके जिम्मेदारान हैं वो तो बात भी नहीं करने देते और कहते हैं कि रगड़ें आप सियासतदानों को, हमारा तो नाम ही ना लें। और कभी उनको किसी को कटहरे में भी नहीं लाया गया, सज़ा तो दूर की बात है। असगर खान केस में फैसला हुआ लेकिन कोई उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो ये एक वजह हो सकती है कि जो लोग सड़कों पर अब नहीं आ रहे, मायूस हैं, बददिल हैं कि ये जो कुछ कर रहे हैं इनको कभी सज़ा नहीं हो सकती, जो हमें सामने के चंद चेहरे हैं उनको शायद सज़ा हो जाए। देखें समी साहब, हमारी हिस्ट्री है, हमने अंग्रेज़ों का भी 150 साल गुलामी की है। उससे पहले पंजाब में 90 साल जो हैं वो सिखों की हुकूमत रही है। उससे पहले पठान आते रहे, तुर्क आते रहे। तो 1000 साल गुलामी का हमारा एक एक्सपीरियंस है। तो लोग जो हैं वो इताअत के और फर्मा बरदारी के आदी हैं। हमारा कल्चर ऐसा है। फिर देखिए कि में जो रियासत है उसके 32 लाख सरकारी मुलाजिम हैं, 25 लाख पेंशनर्स हैं, और EOBI से भी लोग पेंशन लेते हैं। कुछ 70 लाख के करीब ख़ानदान ऐसे हैं जो हुकूमत से हर महीने तनख्वाह वसूल करते हैं। तो वो हुकूमत के ख़िलाफ़ सफारा नहीं होने चाहते। 80-90% लोग करप्ट हैं सरकारी तौर पे। बिजनेसमैन टैक्स चोरी करते हैं, इसलिए बिजनेसमैन के ऊपर 24 लाख ताजिर हैं जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता। बड़े जिम्मेदार टैक्स नहीं देते। तो ये सब लोग हुकूमत से तसादुम की उसमें नहीं आना चाहते, क्योंकि इनके पास दूसरे अल्टरनेट ज़राए मौजूद हैं अपने आप को खुशहाल करने के। पिस्ती जो है वो दरअसल अवाम है, जो 50% गरीब लोग हैं, जो 25-30% लोग सफ़ेद पोश हैं। वो रियासती तशद्दुद और जबर का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वो उस तरह से मुज़ाहमत नहीं करते, एजिटेशन में हिस्सा नहीं लेते। जब वोट डालने का मरहला आता है तो वो अपनी राय का इजहार कर देते हैं। जब बेनज़ीर भुट्टो इलेक्शन होता था तो बेनज़ीर भुट्टो को सही इलेक्शन में वोट डाल देते थे। 88 में वो तमाम तर हरबों के बावजूद अक्सरियती पार्टी उनकी बन गई। 90 में बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई तो वो हार गई, लेकिन 93 में फेयर इलेक्शन हुआ, फिर जीत गई। तो इस तरह जब भी लोगों को वोट डालने का फ्री फेयर इलेक्शन में मौका मिलता है तो वो पुरअमन तरीके से तो अपना इजहार कर देते हैं।
लेकिन वो रियासती जबर तशद्दुद का मुकाबला नहीं कर सकते। आपको मालूम है आज़म स्वाति के साथ क्या हुआ, अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ, कितने लोग पाकिस्तान छोड़ के मुईद पीरज़ादा जा चुके हैं और सहाफ़ी हमारे दोस्त जा चुके हैं, खुद आपके साथ क्या हुआ या ज़मीर के साथ क्या हुआ। तो लोग जो हैं वो रियासती जबर का मुकाबला नहीं कर सकते। अभी आप देखिए कि मोनस इलाही जो हैं उनके दोस्त और उनकी कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फरहान, उनके बारे में इमरान खान ने कहा है कि उन पर तशद्दुद किया गया, ऐसा सलूक किया गया जैसे कोई इंडियन एजेंट हो। तो अब जब हालात यहाँ तक पहुँच जाएं कि आप लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाएं, सरकारी इदारे जो हैं लोगों को उठा के ले जाएं, उनको जबर तशद्दुद करें, तो फिर लोगों की एक लिमिट है रेजिस्ट करने की। लोग पैसिव रेजिस्टेंस करते हैं। अब पैसिव रेजिस्टेंस जो है वो किसी वक्त बहुत बड़ा एक मसला बनकर सामने आ सकती है। ये भी तो एक रियासत के लिए लम्हा फिक्रिया है कि अगर कोई बड़ा मौका आया और कोई मुश्किल वक्त आया और लोग जो हैं उसके साथ कोऑपरेट ना करें, लोग उसका साथ ना दें, बल्कि खामोश तमाशाई बन जाएं और सियासत के मामलात से लाताल्लुक हो जाएं, तो ये भी तो मुल्क के लिए एक अच्छी सूरत हाल नहीं है। एक लोग जो हैं, सिटीजनरी जो है वो अपने मुल्क के मामलात में जब पुरजोश तरीके से हिस्सा लेती है तो मुल्क मजबूत होता है। जब लोग जो हैं बेगानगी की कैफियत में चले जाएं, मुल्क की मामलात से लाताल्लुक हो जाएं कि हमारे करने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो वो मुल्क के लिए तो अच्छा नहीं है। अभी आप जो माशी सूरत हाल आप देख रहे हैं, मुल्क जो है स्टीरॉइड्स पे चल रहा है, कभी उससे $1 अरब मांग लिया, कभी उससे $1 अरब मांग लिया, चंद महीने गुजार रहे हैं आप, मुल्क मजबूत। और ये बात आपकी बात मैं सॉरी काट रहा हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो मांगते हैं पैसे, इनके चेहरे पे शर्मिंदगी भी नहीं है, और जब इनसे ये कहा जाता है कि आप भिखारी हैं और आप मांग रहे हैं तो ये उस पर तनकीद करते हैं कि आप इमदाद को आप क्यों कहते हैं कि हम भिखारी हैं। और दूसरी भी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आज मोनस इलाही साहब की जो अहलिया हैं उनको भी ब्लैक लिस्ट में उनका नाम डाला गया और वो दुबई जाने के लिए जब एयरपोर्ट पर पहुंची तो उनको वापस कर दिया गया। तो ये सारे कोर्सिव मेयर्स हैं कि परवेज़ इलाही साहब पर दबाव डाला जा सके, उनके अराकीन पर दबाव डाला जा सके, और उनके जो अराकीन हैं PTI के, उनकी बोलियां लग रही हैं, उनको पैसे दिए जा रहे हैं। ये बात आपकी दुरुस्त, बिल्कुल आपने सही इसकी निशानदेही की। इस वक्त जो फिर सूरत हाल है इसमें लोग इमरान खान के साथ हैं, इमरान यूथ जो है पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी उसकी अक्सरियत इमरान खान के साथ है, लेकिन ये जो सारी सिचुएशन है, कोर्सिवनेस और रियासत का रवैया, और फिर सारे मिलकर एक साइड पे चले गए हैं और उनका फोकस इमरान खान है कि ताकि उसको निकाल सकें इस सारे सिस्टम से। तो इमरान की हमायत कब तक आप समझते हैं फिर वो नौजवान जो हैं पाकिस्तानी अवाम इंतज़ार करेंगे इलेक्शन तक, या ये जो बीच में कोशिशें हो रही हैं तोड़ने की और मायूसी फैलाने की, ये भी कुछ कारगर हो सकती है? देखिए, अगर इमरान खान मायूस ना हो फिर तो सपोर्ट रहेगी, और आपको पता है कि वो एक पुरउम्मीद आदमी है, फाइटर, वो तो कभी सोच भी नहीं सकते मायूस होने का। जी, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला इतनी आसानी से ये दब जाएगा। अगर ये इलेक्शन में जाएंगे और जैसे भी इलेक्शन हो, इमरान खान जो है बाउंस बैक करेंगे। आप देखिए कि पाकिस्तान में 40 लाख लोग हर साल 18 साल की उम्र को पहुंचते हैं, यानी पाकिस्तान में जो नई जनरेशन है उसका वेटेज बढ़ता जा रहा है, हर गुजरते दिन के साथ नई नस्ल का वेटेज बढ़ता जा रहा है। तो ये इनकी अक्सरियत जो है वो इमरान खान के साथ है। जो पुरानी पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, MKM है, इनकी शेल्फ लाइफ कंप्लीट हो चुकी है। आप ये देखिए कि जो पार्टीज होती हैं ना, ये जनरेशनल चीजें होती हैं। इंडिया में आप देख लीजिए, कांग्रेस थी, वो एक जनरेशन तक चल रही, उस जनरेशन खत्म हुई तो आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस की भी मकबूलियत कम होती गई और तकरीबन खत्म हो गई। एक वक्त आया, अब उसको रिवाइव करने की कोशिश हो रही है। वहाँ पे आम आदमी पार्टी जो है वो एक नई पार्टी उभरी। इसी तरह पाकिस्तान में आप देखिए कि मुस्लिम लीग जो थी वो 60s तक आते आते उसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो चुकी थी। पीपल्स पार्टी एक नई पार्टी बनकर सामने आई, तो उसकी भी 90s में एक जनरेशन, जब उसकी वो जनरेशन जो पीपल्स पार्टी के साथ थी 25 साल पूरे हो गए, तो आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी भी फेड आउट होती गई। इसी तरह मैं समझता हूँ कि अब ये जो पुरानी पार्टियां हैं इनकी शेल्फ लाइफ कंप्लीट हो चुकी है। ये वक्त जो है वो पॉपुलैरिटी के हवाले से देखा जाए, ईमानदारी से, तो वो इमरान खान का है। अगर मुल्क में ट्रू डेमोक्रेसी होगी, साफ सुथरे इलेक्शन होंगे, तो इमरान खान को हुकूमत करने का मौका मिलेगा, या उनकी पार्टी को, अगर उनको फर्ज कीजिए कि टेक्निकल बुनियादों पे ये
नॉकआउट करने की कोशिश करते हैं, उनको नाअहल करार दे देते हैं, तब भी उनकी पार्टी इलेक्शन को, जिसको भी टिकट देंगे वो इलेक्शन जीतेगा और उनकी पार्टी को आवाम की खिदमत का मौका मिलेगा। अच्छा, क्योंकि वक्त हमारे पास ज़रा थोड़ा कम है, तो आखिर में मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो ड्रामा इमदाद का, और आज भी वज़ीर आज़म साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें बड़ा उन्होंने उसको बड़ा क्रेडिट दिया कि जी 9.7 बिलियन डॉलर, एक्चुअल ये है कि उसमें बहुत सारी पहली इमदाद भी शामिल है। ये प्लेजेस हैं 3 साल में, इससे पहले जो प्लेजेस हुई वो सिर्फ 31% मटेरियलाइज हुई, और ये वो पैसे हैं जो USAID और दूसरी जो NGOs हैं उनके ज़रिए ख़र्च किए जाएंगे, और ये फ्लड के लोगों के लिए हैं जो इस वक्त इमीडिएट मसला है पाकिस्तान का, जो गुर्बत है उसमें तो ये पैसा इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। तो जो आदमी आटे के लिए भाग रहे हैं, तेल के लिए बेरोज़गार हैं, उनके लिए कोई खबर अच्छी कहाँ से आएगी, और ये क्यों इतने इतरा रहे थे आज? देखें, ये तो एक प्रोपेगेंडा टैक्टिक्स होते हैं। लोग समझते हैं कि मीडिया के जरिए, प्रोपेगेंडे के जरिए लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और सियासी हिमायत हासिल की जा सकती है। इसमें से 8 अरब डॉलर से ज़्यादा तो कर्जा है जो हमें सूद समेत अदा करना पड़ेगा। जब आप कर्ज बढ़ाते हैं तो करेंसी डिवैल्यू होती है, महंगाई बढ़ती है। ये तो आवाम के टैक्स, आवाम की दालों पे टैक्स, आवाम के घी पे टैक्स, तेल पे टैक्स, 17% सेल्स टैक्स है घी के ऊपर। इसी तरह मैंने कंगा खरीदा बाजार से, उस पर 17% सेल्स टैक्स लगा हुआ था। तमाम आवाम पेट्रोल, बिजली, इनके ऊपर टैक्स देकर ये कर्जे वापस करेंगे। ये आप पाकिस्तान में हुकूमत जो पैसा खर्च करती है उसका 50% सियासतदान, सरकारी अफसर और ठेकेदार खा जाते हैं। 50% भी अगर लग जाए तो ये भी बड़ी गनीमत है। बाज़ इलाके ऐसे हैं बलूचिस्तान के जहाँ 100% सरकारी रकम खाई जाती है, प्रोजेक्ट पे नहीं लगती है। तो ये कहना कि पैसे आ जाएंगे, खुशहाली होगी, ये आप भी यहाँ हैं, हम भी यहाँ हैं, 3 साल में देख लीजिएगा कि क्या हुआ। ज़िलज़िला से जो मुतासरीन थे वो तो आज तक ये बहाल नहीं कर सके, और जो अफसरान थे उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, कोठियाँ हैं, उनकी जो ऐशें हैं वो आप देखें, उन्होंने अपने बंगले बना लिए। लेकिन ज़लज़ला मुतासरीन जो हैं उनमें से बहुत से बेचारे आज भी बेसर और सामान हैं। तो यही हाल है। ये पाकिस्तान का कर्ज बढ़ेगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो इमदाद, और बाकी कुछ इमदाद ऐसी है जो NGOs के ज़रिए आएगी, जो उन्हीं के कंसल्टेंट ले जाएंगे उनके पैसे। USAID जब आती है तो सारे पैसे हुकूमत को ये ट्रांसफ़र नहीं होते, उनके कंसल्टेंट आते हैं, उसकी फ़ीस भी शामिल होती है। तो वो बहुत, ये एक अवाम को दिखाने के लिए है, एक धोखा है, एक इल्यूजन है। बिजली गैस की कीमत बढ़ा दी है इन्होंने, बिल्कुल 75 या 76% ओगरा ने मंजूरी दे दी है 1 जुलाई से, यानी 7 महीने पहले बैक डेट से जो है वो बिल आपको आने शुरू हो जाएंगे गैस के ज़्यादा। तो आवाम के लिए तो मुझे कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। आवाम को तो इसी महंगाई से निपटना पड़ेगा। 100 रुपए का नोट 70 रुपए का रह गया। अदनान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी आपने खूबसूरत की, क्योंकि एक 1000 साल की ग़ुलामी है और बहुत सारे लोगों के मफादात वाबस्ता हैं, तो इसलिए शायद वो जो एक स्ट्रॉन्ग एजिटेशन चाहिए अपने हक़ के लिए, अभी तक उसका मुजाहरा नहीं हुआ। तो फिर बात यहीं पे ख़त्म होती है जो इमरान खान कहते हैं कि स्टेटस को की तब्दीली के लिए अपने हक़ के लिए निकलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और अगर आप इसी तरह खामोशी से जीते रहे तो ये जुल्म ढाने वाले अपने जुल्म में इजाफ़ा करते जाएंगे, अपनी जेबें भरते जाएंगे। तो चॉइस इज़ योर्स। इजाज़त दीजिए, कल तक इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।